हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल और साल्ट ब्रिज या लवण सेतु पर चर्चा करेंगे। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सेल। ठीक है, आपके विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। देखिए, जनरली होता क्या है, जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं इनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदला जाता है। इसमें लिख लीजिएगा, विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति होती है या वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो आपको अब पता हो गया कि जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं वो ऐसी युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट रासायनिक सेल का आया, वो आया कहाँ से, वो थोड़ा आप नोट करके इसमें लिख लीजिएगा। एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सन 1780 ईस्वी में रासायनिक सेल पर काम किया था। इनका नाम था लुईस गैल्वनी। ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1780 ईस्वी में रासायनिक सेलों पर कार्य किया था और उसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए सन 1800 ईस्वी में, और उनका नाम था एलेसैंड्रो वोल्टा। ठीक है, तो ये दो वैज्ञानिक हुए, एक तो है लुईस गैल्वनी, दूसरे हुए एलेसैंड्रो वोल्टा। इन दोनों के नाम पर इन सेलों को गैल्वेनी सेल, इन सेलों को गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल कहा जाता है। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर इनको जो है गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल कहा जाता है। तो आप ये दो फैक्टर याद रखेंगे इसमें। जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, वह एक विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और ये विद्युत रासायनिक सेल आए कहाँ से, इस पर काम किसने किया, तो सन 1780 ईस्वी में लुईस गैल्वेनी ने इस पर काम किया था, जिसके आधार पर गैल्वेनी सेल आया। और फिर 1800 में एलेसैंड्रो वोल्टा ने इस पर काम किया, जिसके कारण इसको वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। और इसलिए इन सेलों को, विद्युत रासायनिक सेलों को गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, ये चीज जो है आप फैक्टर याद रखेंगे और सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ते हैं।
जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग लगाएंगे गैल्वेनी सेल। पढ़ेंगे हम लोग गैल्वेनी सेल। देखिए गैल्वेनी सेल भी इस सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को इस सेल द्वारा, सॉरी यहां पर सेल लिखना भूल गए हैं, इस सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए गैल्वेनी सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। दूसरी चीज क्या इसमें देखेंगे, फैक्ट वाइज अगर देखें हम, यह एक स्वतः स्फूर्त, यह एक स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा इसमें फैक्टर क्या देखेंगे गैल्वेनिक सेल में, इस सेल का उच्च विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड, जबकि निम्न या कम कह लीजिए, निम्न विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है। कैथोड की तरह कार्य करता है। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें जिसका विभव ज्यादा होता है वो वाला इस सिरा या वह इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है, और जिस इलेक्ट्रोड का विभव निम्न होता है वो कैथोड की तरह कार्य करता है। अगला इसमें फैक्ट क्या देखेंगे, एनोड वाला इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होता है, जबकि कैथोड वाला इलेक्ट्रोड धनात्मक होता है। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया। अगला फैक्टर क्या है,
एनोड पर एनोड पर एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, जबकि कैथोड पर जबकि कैथोड पर जबकि कैथोड पर अपचयन होता है। ठीक है, जबकि कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये गैल्वेनिक सेल जो होता है एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला सेल होता है, और यह एक स्वतः स्फूर्त रिडॉक्स अक्रिया है, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलने वाली रिएक्शन होती हैं। और इस सेल में जो उच्च विभव वाला सिरा या इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड की तरह काम करता है, जबकि निम्न विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह कार्य करता है। और एनोड वाला इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होता है, जबकि कैथोड वाला धनात्मक होता है। जबकि जनरली हम लोग देखते हैं क्या है, जो एनोड वाला सिरा होता है वो धनात्मक होता है अन्य सेलों में, लेकिन ये जो आपके गैल्वेनिक सेल या आपके जो डेनियल सेल ये सब हैं, इनमें एनोड वाला सिरा ऋणात्मक होता है। ऑक्सीकरण होगा एनोड पर ही, लेकिन वो सिरा कैसा होता है, ऋणात्मक। अभी आप डेनियल सेल में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और कैथोड वाला सिरा जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो सभी लोग जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है गैल्वेनिक डेनियल सेल के बारे में देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखेंगे अब हम लोग डेनियल सेल, हेडिंग डालेंगे डेनियल सेल। देखिए डेनियल सेल भी जो है एक तरह का गैल्वेनिक सेल ही होता है, और इसमें भी विद्युत रासायनिक ऊर्जा को, देखिए जो आपका डेनियल सेल है एक तरह का गैल्वेनिक सेल है, और इसमें भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और इसका भी जो उच्च विभव वाला सिरा होता है, इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और जो निम्न वाला होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड। और एनोड पर होता है ऑक्सीकरण जो कि ऋणात्मक सिरा होता है, और कैथोड पर होता है अपचयन जो कि धनात्मक सिरा होता है। स्वतः ऋणात्मक अभिक्रिया इस पर भी होती है। इसके डेनियल सेल को समझने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले इधर एक किनारे साइड में हम लोग जो है ले लेंगे, या यहीं पर ले रहे हैं बीचों बीच में, इसमें हम लोग एक पात्र लेंगे, और उस पात्र में हम लोग जो है एक जो है हमने पात्र लिया, उसमें हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया है, और दूसरा एक हम लोग पात्र लेंगे, उस पात्र में भी हम एक दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। तो एक जो अलग, क्योंकि ये दोनों अर्ध सेल हैं, एक ये अर्ध सेल है और एक ये अर्ध सेल है, जब दो अर्ध सेल आपस में जुड़ेंगी तो एक पूरा कंप्लीट सेल का निर्माण होगा। तो एक ये जो अर्ध सेल है, इसमें जो हमने छड़ जिसमें डुबोई है, ये है जिंक की छड़ है, और इस जिंक की छड़ को इसमें कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट का विलयन भरा है, मतलब जो धातु होती है उसी के सल्फेट आयन में जो है इसको हम डुबो देते हैं। तो ये जो विलयन भरा हुआ है ये क्या है, जिंक सल्फेट ZnSO4 का। जो दूसरी अर्ध सेल है उसमें हमने कॉपर की धातु को या कॉपर की छड़ को इसमें डुबोया है, और इसमें जो विलयन भरा हुआ है, जलीय विलयन, जिसमें हमने कॉपर की छड़ को इसमें रखा है या डुबो रखा है, वो है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ठीक है, अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक धारा मापी, या जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर, क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है इसको जोड़ देते हैं, जिससे कि हमको ये पता चले इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किधर किस दिशा में हो रहा है। अगर ये गैल्वेनोमीटर धारा मापी बिल्कुल सीधे है तो इसका मतलब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। अगर ये गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा हल्का लेफ्ट
झुका है तो फिर करंट का प्रवाह जो है लेफ्ट साइड में हो रहा है, यानी कि इधर से इधर की ओर, यानी कैथोड से एनोड की ओर। और अगर इधर झुका होता तो एनोड से कैथोड की ओर। तो इसका मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है इस दिशा में हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा इसके विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। अच्छा, अब ये जरा फैक्टर समझ लीजिए। इसमें ये एनोड वाला जो सिरा होता है ऋणात्मक होता है, वो कैसे? देखिए, ये जो जिंक की धातु या क्षण या प्लेट है तो इसमें बहुत सारे जिंक के परमाणु भी होंगे। तो जिंक के परमाणु करते क्या हैं? जिंक के परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और क्या बुला लेते हैं? Zn डबल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बना लेते हैं। इस तरह से इसमें से जो है इस क्षण से Zn प्लस प्लस के जो है आयन जो है जलीय विलयन में आ जाते हैं। और जब Zn प्लस इस विलयन में चला जाएगा तो यहाँ पर जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन ही तो छोड़कर जाएगा। इसीलिए एनोड वाला सिरा कैसा हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। अच्छा, इधर सेल में क्या है? इधर जो कॉपर सल्फेट का जो Cu++ है वो क्या करता है? Cu++ जो आयन है वो क्या करते हैं? इस कॉपर की छड़ पर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। तो ये जब जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इससे के कारण यहाँ पर जो है बचता क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए डेनियल सेल में कैथोड धनात्मक और एनोड क्या होती है? ऋणात्मक। और इसी सिरे पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? एनोड वाले सिरे पर होता है ऑक्सीकरण, या जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं। और जबकि यहाँ पर क्या होगा? देखो, कॉपर प्लस प्लस जो है Cu++ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और ये जो है कॉपर धातु के रूप में इस पर जो है जमा होता जाएगा कैथोड पर। ठीक है, और इस पर जो होता है कैथोड पर अपचयन। क्या होता है? अपचयन। और ये वाला सिरा क्या होता है हमारा? कैथोड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैथोड। ठीक है, तो अब इन दोनों सेलों को जो है एक लवण सेतु या साल्ट ब्रिज के द्वारा भी जोड़ा जाता है। ठीक है, ये जो है क्या है? लवण सेतु है। और ये जो है गैल्वेनोमीटर है, इसको धारा मापी बोलते हैं। और ये लवण सेतु जो है जिलेटिन या अगार का बना होता है। और इस लवण सेतु में जो विद्युत अपघट्य हम यूज करते हैं वो KCl या KNO3 या फिर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये सारे विद्युत अपघट्य के रूप में इस लवण सेतु में जो है भरा रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इस एनोड वाले सिरे से जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड से कैथोड की ओर, इस पे यहाँ आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन रह नहीं जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का आवागमन बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये जो है इलेक्ट्रॉन जब बंद हो जाएंगे तो धारा का प्रवाह भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये जो परिपथ है ये बंद ना होने पाए, कंटिन्यूअस या लगातार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहे एनोड से कैथोड की ओर, और लगातार विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर विपरीत दिशा में होता रहे। इसीलिए यहाँ पर जो है लवण सेतु लगाया जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ अधिकता होने लगती है तो वो इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से आके इसमें आ जाते हैं जिंक सल्फेट के विलयन में। फिर से पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चला करती है। इसीलिए हम लोग इसमें लवण सेतु का यूज करते हैं। अगर लवण सेतु नहीं लगाएंगे तो सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा और जो है प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और इस पूरे सेल का जो है जो वोल्टी है सेल, वो वोल्टी मान या जो विभव है वो क्या होगा? अचानक गिरकर शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डेनियल सेल का है पूरा सिस्टम। और इसमें बाह्य परिपथ जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, जबकि आंतरिक परिपथ में जो है कैथोड से एनोड की ओर होता है। ठीक है, तो अब जो है इसके बारे में हमको थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा यहाँ पर जो है देखिएगा, बाकी सारी प्रोसेस वही है।
कि ये जो है विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, स्वतः ऋणात्मक अभिक्रिया होती है। एनोड वाला सिरा क्या होता है, इसमें ऋणात्मक होता है और उच्च विभव वाला होता है। जो भी हमने आपको सेम बताया है गैल्वेनिक सेल में, सारी बातें यहाँ पर वही लिखनी है। और कैथोड वाला सिरा धनात्मक होता है, निम्न विभव वाला होता है। एनोड वाले सिरे पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड वाले सिरे पर अपचयन होता है। ठीक है, ये सब चीजें लिखेंगे। आप देखेंगे इसमें हम लोगों ने जो दो रिएक्शन आई हैं अर्ध सेल की, एक तो एनोड वाली और एक कैथोड वाली, तो इसको जरा अगर हम फिर से देखो यहाँ पर जोड़ें, Zn, वो लिखने वाला काम सब वही है। ठीक है, Zn, और Zn ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और क्या बना लिया, Zn प्लस प्लस। और कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन का। और अगर वो वाली रिएक्शन हम लिख लें यहाँ पर, कॉपर प्लस प्लस, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और इसने बना लिया कॉपर धातु के रूप में। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और अगर इस रिएक्शन को हम जोड़ते हैं तो Zn प्लस Cu प्लस प्लस, Zn प्लस प्लस और प्लस Cu, ये जो है हमको सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी जोड़ने पर। एनोड और कैथोड दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने पर हमको ये रिएक्शन प्राप्त होगी। जो एनोड पर ऑक्सीकरण होता रहा था और कैथोड पर क्या हो रहा था, अपचयन। तो दोनों अर्ध अभिक्रियाएं जब जोड़ेंगे तो हमको एक पूरी कंप्लीट सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव गिव्स अप Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है, ये पूरा इतना है डेनियल सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो थ्योरी हमने नहीं लिखवाई है, क्योंकि जो थ्योरी है, जो सेटअप हमने पूरा आपको समझा दिया है, और ये पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल की तरह इसको लिखना है। फिर लास्ट में एनोड और कैथोड दोनों अभिक्रियाएं जोड़ देना है और कंप्लीट सेल बना देना है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे इसमें जो हम लोगों ने अभी ये जो डायग्राम बनाया था डेनियल सेल का, यहाँ पर जो इसमें हमने लवण सेतु को यूज किया था दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने के लिए, एक सेतु का यूज हुआ था, उसे लवण सेतु बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। कभी कभी लवण सेतु का अलग से जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। साल्ट ब्रिज, लवण सेतु क्या है, तो देखिए लवण सेतु का सबसे पहला काम तो यही था कि दोनों अर्ध सेलों को आपस में जोड़ना। तो यहां पर लिख देंगे लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों को जोड़कर परिपथ को पूर्ण बनाता है, यानी कि परिपथ को कंप्लीट कर देता है। इलेक्ट्रोड और कैथोड दोनों को जोड़ने का काम आपस में करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है लवण सेतु का, कि अगर पता लगे सारे इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कैथोड पर आ गए तो फिर ये प्रोसेस रुक जाएगी। तो इसके कारण ही लवण सेतु से इलेक्ट्रॉन कैथोड से इकट्ठा जो इस विलयन में आते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, फिर आके यहाँ पर जिंक सल्फेट के विलयन में एनोड वाले में आ जाते हैं। तो क्या मतलब है इसका, लवण सेतु विलयन की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, जिससे लगातार इलेक्ट्रॉन व विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता
है। ठीक है, एक तो ये काम हो गया लवण सेतु का। अगला काम क्या है कि अगर हम लवण सेतु को ना लगाएं, हटा लें, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो है वोल्टेज सेल जो होगा उसका सेल विभव वो गिर करके क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लवण सेतु को हटा लेने पर वोल्टीय विभव गिरकर शून्य हो जाता है। ये आपके एग्जाम में बहुगलती प्रश्न भी इस पॉइंट से पूछा जाता है कि किसी लवण सेतु को जो है हटा लेने से वोल्टीय विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, धीरे धीरे कम होता है या तेजी से बढ़ता है या अचानक शून्य हो जाता है या परिवर्तित रहता है। तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है अचानक। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि लवण सेतु, अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे लवण सेतु के लिए विद्युत अपघट्य कैसा लेना पड़ेगा। विद्युत अपघट्य का चयन। तो देखिए किसी भी लवण सेतु में जो विद्युत अपघट्य भरा रहता है, अभी हमने आपके सामने जब चित्र बनाया था तो उसमें हमने बताया था कि इस लवण सेतु में या तो हम KCl या KNO3 या फिर NH4Cl का जो है विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है लवण सेतु के लिए, विद्युत अपघट्य ऐसा लेंगे हम जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों के वेग जो है क्या हो, बराबर होने चाहिए। विद्युत अपघट्य में धनायनों व ऋणायनों के वेग समान होने चाहिए। समान होने चाहिए। दूसरी बात, जो भी विद्युत अपघट्य हम लवण सेतु में यूज करेंगे उसमें जो भी आवेश हैं, जितने आवेश धनायन के होंगे उतने ही आवेश ऋणावेश के भी होने चाहिए। तो विद्युत अपघट्य में आवेशों की संख्या लिख लीजिए, आवेशों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इतना हमको ध्यान रखना है कि अगर हम जो भी विद्युत अपघट्य यूज करेंगे लवण सेतु साल्ट ब्रिज में किसी भी डेनियल सेल में, तो उसमें उसके धनायनों और ऋणायनों के वेग बराबर हो और आवेश संख्या जो है जितने धनायन हो उतने ही ऋणायन हो, तो उनकी संख्या भी बराबर होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल और लवण सेतु के बारे में जानकारी प्राप्त की है और हमने कोशिश किया है आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का। ये आपके प्रश्न टॉपिक पूछे जाते हैं सेल से संबंधित, तो आप जो है इसको तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान की, तो आप हमारे चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि सारे नोटिफिकेशन हमारे आप तक टाइमली पहुंचते रहें। सो ऑल ऑफ यू, थैंक्स for watching this video.